हेलो मानवा बडी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्ज़र ऑफ द सन की और ये है इस मानवा का पार्ट 7। तो चलिए जानते हैं बायन की ज़िंदगी की आगे की कहानी। एम्परर उस दूसरी कॉन्कुबाइन के यहाँ पहुँच जाते हैं। ये कितना अपसर्ड है कि वो एक बहुत ही ग्रेट एम्पायर के राजा होकर भी खुद से अपनी बेडमेट भी नहीं चुन सकते। वो सोचते हैं कि बायन क्या कर रही होगी। वो उसको आज रात के कॉन्ज्यूमेशन की बात नहीं बता पाए, लेकिन अब तक तो उसको सब पता चल चुका होगा। क्या वो अभी रो रही है या फिर शायद इसके बारे में कुछ सोचे बगैर ही सोने जा चुकी है। वो नहीं चाहते कि वो रोए, लेकिन उनको ये भी नहीं पसंद आएगा अगर उसको इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका अटेंडेंट कहता है कि महाराज, रात बहुत हो चुकी है, प्लीज़ अंदर जाएं। वहाँ के कमरे दौलत और शोहरत से भरे हुए हैं, जैसे कि वो कॉन्कुबाइन अपनी दौलत का शो ऑफ कर रही है। तभी वहाँ एक औरत आकर उनको ग्रीट करती है। इस औरत को देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये कोई पैलेस मेड नहीं है। उनका लगाया हेयर पिन से पता चलता है कि वो कोई काम करने वाली नहीं है, क्योंकि मेड्स को ऐसी फैंसी पिन्स लगाना अलाउड नहीं है। शायद ये इस कॉन्कुबाइन की पर्सनल लेडी इन वेटिंग है, उसकी बचपन की नैनी। एक कॉन्कुबाइन जो इस उम्र की औरत को भी अपने साथ मरने को ले आई। देखते हैं कि ये आखिर है कौन। वो उनको ग्रीट करती है। ये है कॉन्कुबाइन सामा ह्योन। वो उसको उठने को तक नहीं कहते और जाकर खुद के लिए ड्रिंक पोर करते हैं। ये देख सामा खुश नहीं है, लेकिन उसको अपना कंपोजर बनाए रखना होगा। आज गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उसको दूसरी लड़कियों का तो नहीं पता, लेकिन वो यहाँ ज़बरदस्ती नहीं भेजी गई है या फिर उसको यहाँ बेचा नहीं गया है। उसके पिता एक रईस थे, लेकिन जब वो जुए शराब में सब हार गए तब उनको बहुत ही गरीबी झेलना पड़ा। एक बहुत ही पुराना घर, भूखे पेट, फटे हुए कपड़े। वो वैसे भी मरने ही वाली थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही सही वो ऐशो आराम में जीना चाहती थी। इसलिए वो अपनी मर्जी से यहाँ आई, ताकि थोड़े वक्त तक ही सही, लेकिन वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी। लेकिन तभी एम्परर का मैडनेस खत्म हो गया। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसका लक इतना अच्छा हुआ। वो यहाँ अपने माँ के साथ आई थी, मरने को पूरी तरह से तैयार रहे, लेकिन अब उसको एक आखिरी मौका मिल रहा है। उन लोगों को नोबल्स से जो भी पैसे मिले थे वो उन्होंने सामा के सबसे फर्टाइल डे में एम्परर के साथ कॉन्जुमेशन का डेट सेट करवाने को खर्च कर दिया। अगर वो एम्परर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाए तब वो सब वर्थ इट होगा। इसीलिए किसी भी तरह उसको आज एम्परर के साथ सोना ही होगा। वो कहती है कि वो एम्परर के लिए ड्रिंक पोर करेगी और उनके बिल्कुल करीब चली जाती है। वो एम्परर के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो खुद इतनी फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन फिर भी उनका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या उनमें कुछ गड़बड़ है? लेकिन नहीं, जब वो बायन के साथ थे बस उसके चेहरे को याद करना भी उनको बहुत हॉट कर रहा है। सामा को लगता है कि उनकी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर रही है। उसको लगता है कि उसका चार्म एम्परर पर काम कर रहा है। वो कहती है कि इन कपड़ों में आपको गर्मी हो रहा होगा, इन्हें उतारने को मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लेकिन तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा मुझे छूना मेरा मूड ख़राब कर रहा है। सामा को समझ नहीं आता कि वो ये क्या कह रहे हैं। वो देखती है कि उसके छूते ही उनका रिएक्शन बंद हो गया। वो अपने अटेंडेंट को आवाज़ लगाते हैं तो वो कहता है कि उनको 1 और घंटा वही अंदर रहना होगा। सामा समझ जाती है कि वो उसके साथ सोए या ना सोए। वो वहाँ से 1 घंटे के बाद निकलने वाले हैं। वो फिर से एम्परर को उसके साथ रात बिताने को कहती है, लेकिन एम्परर कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। ये सुन सामा बहुत ही डेस्परेट हो जाती है। आखिर ये उसका आखिरी मौका है। वो फिर से उनको एक बारी उसको ट्राई करने देने को कहती है। वो अपने रोब को उतार उनके करीब जाती है, लेकिन ये देख एम्परर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको धक्का दे देते हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी दूसरी औरत का उनके बाहों में बैठने का थॉट भी उनको पसंद नहीं। सामा पूछती है कि क्या सच में कोई रास्ता नहीं है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि 1 घंटा पूरा हो चुका है। वो सामा को एक बार पलटकर भी नहीं देखते और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। एम्परर आसमान की ओर देखते हैं। वो सोचते हैं कि बायन आज क्या सोच रही होगी। उधर बायन भी चांद को देख रही है। वो बिस्तर में लेटी तो है, लेकिन सो नहीं पाई। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो आज अकेली है? वो सच में कभी अकेली नहीं सोई। जब वो वापस गाना गाँव में थी तब वो हमेशा अपनी माँ के साथ सोती थी, और कुछ दिनों से वो हर रात एम्परर के साथ होती थी। यहाँ आने के बाद जो भी कुछ हो रहा था उस भाग दौड़ में वो शायद भूल गई कि वो अब अकेली है। वो एक संदूक को खोलती है। उसके अंदर एक चाकू और 2 डिविनेशन ऑर्ब्स है, उसकी माँ की आखिरी निशानी। वो सोचती है कि सब ठीक है, उसको अपने लाइफ को खुद लीड करना होगा। बस अगर वो चलती रहे तो वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएगी। एम्परर ने उसको सपोर्ट करने का प्रॉमिस करा है, बस वही उसके लिए काफ़ी है। वो उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखेगी। ये सब सोचते सोचते ही उसको लगता है कि जब तक वो सो नहीं पाती तब तक उसको बस किताबें पढ़ना चाहिए। एम्परर ने कहा था कि सारा पावर नॉलेज से आता है, और नॉलेज हासिल करने को किसी को भी पहले पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसी चीज़ को बनाना चाहती हो जो कि लंबे वक्त तक टिके, तुमको उसको एक सॉलिड फाउंडेशन में बनाना होगा। तुम्हारा नॉलेज ही तुम्हारा पावर बनेगा। ये सोच बायन कुछ देर पढ़ाई करती है।
रात और ढल जाता है। बायान 1 घंटे पहले सो चुकी है। सुयन को डर है कि आज जबकि बायान अकेली है कहीं वो फिर से स्लीप वॉकिंग ना करने लग जाए। उसने बायान को काढ़े में मिलाकर कुछ स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पाउडर तो पिला दिया था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी देर तक नहीं सोई थी। क्या उस पाउडर ने काम ही नहीं किया? कोई भी स्लीप वॉकिंग तब करता है जब उसके दिल में बहुत ही दुख भरा हो। इसीलिए सुयन उसके लिए वैसे खाने चूज़ करती थी जो उसके इमोशंस को बेहतर बनाए, और वो उसकी हर्बल चाय में रिलैक्सिंग दवाइयाँ भी डालती थी। लग रहा था कि उसकी ये तरकीब कुछ देर तक काम करा था, लेकिन उसी टाइम में वो एम्परर के साथ भी रात बिताती थी। लेकिन पिछले कुछ दिन बायान खुश दिखती थी। सुयन होप कर रही थी कि उसका स्लीप वॉकिंग अब ठीक हो चुका हो। वहाँ बैठ सुयन ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी मोगवा भी वहाँ आ जाती है। वो पूछती है कि सुयन इतने रात को वहाँ बाहर क्या कर रही है। सुयन कहती है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मोगवा कहती है कि वो पानी पीने को उठी थी। मोगवा पूछती है कि क्या वो सुयन की कोई मदद कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सुयन मोगवा पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो नहीं चाहती कि ज़्यादा लोगों को बायान की बीमारी का पता चले। सुयन कहती है कि वो बस बायान को चेक करने आई थी क्योंकि वो काफ़ी लेट तक पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अब वो सो चुकी है और सुयन भी सोने जाने वाली है। लेकिन तभी मोगवा कहने लगती है कि योर हाइनेस, क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसकी बात सुन सुयन मुड़कर देखती है और वहाँ बायान होती है, जो कि अपनी नींद में चल रही है। उसने स्लीपिंग पाउडर भी खाया था, लेकिन फिर भी वो स्लीप वॉक कर रही है। ये अच्छा नहीं हो सकता। मोगवा बायान के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुयन उसको रोक लेती है और उसको बायान को ना छूने को कहती है। मोगवा पूछती है कि क्या बायान के अंदर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सुयन उसको डांटते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सोच समझ कर बोला करे। उसके मन में बस कुछ भारी इमोशंस भरे हैं। शुयन मोगवा को फिर से उसके सामने वैसी बात ना करने को कहती है। वो मोगवा को खींच दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है कि बायान कभी कभार स्लीप वॉक करती है। पिछले कुछ वक्त से वो ठीक थी, लेकिन आज फिर उसकी बीमारी वापस आ गई है। लेकिन बायान बस 1 घंटे के आसपास चलती है और चुपचाप वापस सोने चली जाती है, इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। मोगवा पूछती है कि आखिर बायान इन सपनों में क्या देखती है, लेकिन ये बात का जवाब तो सुयन के पास भी नहीं है। लेकिन शायद वो अपने बीते हुए कल के दर्द भरी यादों की वजह से ऐसी है। बायान की आंखें आंसू से भरे हुए हैं। ये देख सुयन और मोगवा दोनों भी उदास होती है। सुयन ये कई बार देख चुकी है, लेकिन अब भी उसे बायान को इस हाल में देखने से तकलीफ होती है। जब वो बायान को वैसे देखती है तब लगता है कि बायान पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों में लेकर चल रही है। तभी मोगवा कहती है कि ओ नो योर हाइनेस। वो बायान की तरफ इशारा करते हुए सुयन को देखने को कहती है। वो देखते हैं कि बायान ने आज एक चाकू पकड़ा हुआ है, वही चाकू जो कि उसकी माँ ने उसको दिया था। सुयन और मोगवा ये देख बहुत ही डर जाते हैं, कहीं बेहोशी में ही बायान खुद को चोट ना पहुंचाए। उधर एम्परर अपनी कैरियज में बैठ सामा के लॉज से वापस जा रहे हैं। जिस दिन से वो प्रॉपर्ली बायन से मिले उस दिन से उन्होंने हर दिन उसका चेहरा देखा है। आज पहला दिन है जब उन्होंने उसको ना देखा हो। वो अपना दिन भी मोस्टली बायन को पढ़ना सिखाकर बिताया करते थे। ऐसा करने से उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो बायन के साथ थे तब वो सबसे ज़्यादा खुश थे। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकते। बायन उनके लिए बस इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो उनकी मैडनेस को शांत कर सकती है। वो हमेशा उसके पास होना चाहते हैं, बस बायन और कोई नहीं। उसकी सांसें, उसके होठ, उसके छोटे से हाथ, उसके लंबे काले बाल। वो अपने कैरियर को घुमाने का ऑर्डर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तब वो कहते हैं बायान के पास। बायान की लॉज में इस वक्त सुयन और मोगा काफ़ी परेशान है। वो परेशान है कि कहीं बायन खुद को चोट ना पहुंचा ले। बायन ने पहले कभी ऐसा नहीं करा था। सुयन को समझ नहीं आ रहा कि उसको करना क्या चाहिए। जब भी बायन स्लीप वॉकिंग करती थी तब ऐसा लगता था कि वो अपने हाथों को किसी चीज़ से मार रही है जो वो अपने सपनों में चला रही थी। कहीं वो एक चाकू तो नहीं। मोगवा कहती है कि वो बायन के हाथों से वो चाकू लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सुयन बायन को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहती। क्या पता क्या होगा अगर वो बायन को डिस्टर्ब करे, इसीलिए उनको बस उसको देखना चाहिए जब तक वो वापस अपने कमरे में चली ना जाए। बस उसकी हरकतों पर नज़र रखना अभी के लिए शायद काफ़ी होगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि तुम सब रात के इस वक्त बाहर क्या कर रही हो। सुयन ये सुन काफ़ी डर जाती है क्योंकि वहाँ एम्परर आप पहुँच चुके हैं। वो पूछते हैं कि बायन कहाँ है। वो उनको जवाब नहीं दे पाते। बायन वही उनके पास रोते हुए नींद में चल रही है। एम्परर ये देख बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके और बायन के बीच में कई सारे ब्लैक रेस आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। एम्परर कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि बायन के हाथ में एक चाकू है तो वो उसके पास नहीं जा सकते। ये बात एम्परर को और भी ज़्यादा शॉक करती है। वो उन सबको उनके रास्ते से हटने को कहते हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटते। वो एम्परर को खतरे में नहीं डाल सकते। वो कहता है कि अभी खतरे में बायन है, वो नहीं। वो पूछते हैं कि उनका मास्टर कौन है। सब ब्लैक रेस कहते हैं आप हो योर मैजेस्टी। एम्परर कहते हैं कि तुम्हारा मास्टर तुमको रास्ते से हटने को या फिर यहाँ से गायब होने का ऑर्डर करता है। जो भी मेरी कमांड को ना सुने वैसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
तभी एम्परर का अटेंडेंट पीछे से कहता है कि लगता है ये स्लीप वॉकिंग कर रही है। ऐसे वक्त में कहा जाता है कि बस देखना और इंतज़ार करना ठीक है। एम्परर कहते हैं कि लेकिन उसके हाथ में एक चाकू है। तो अटेंडेंट कहता है कि ये तो वेट करने का और भी बड़ा रीज़न हुआ। अगर वो अभी उसके करीब जाने की कोशिश करे तो वो खुद को चोट पहुंचा सकती है। एम्परर सुयन से पूछते हैं कि क्या जो उनका अटेंडेंट कह रहा है वो बात सही है। सुयन कहती है कि हाँ, रॉयल फिजिशियन ने भी उसको यही बात सजेस्ट करा था। एम्परर सोचने लगते हैं वो कैसे उसको इस हाल में छोड़ सकते हैं। तभी बायन फिर से आसमान की ओर देख रोते हुए कहती है कि मेरी माँ को मरने मत दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं मेरा सारा खून दूंगी, माँ को मरने मत दो, उनको जीने दो। ये देख रहे सभी उसको देख बहुत उदास होते हैं। एम्परर बस चुपचाप उसको इस हाल में नहीं देखना चाहते। बायन फिर से कहती है मेरा सारा खून ले जाओ, बस मुझे मेरी माँ वापस कर दो, मुझे ले जाओ और मेरे बदले माँ को वापस भेज दो प्लीज़। तभी वो उस चाकू को जोर से अपनी ओर मारने वाली होती है। सभी लोग ये देख डर जाते हैं। अगले ही पल जमीन में खून टपकने लगते हैं, लेकिन ये बायन का नहीं है। एम्परर ने अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लिया है ताकि बायन को कुछ ना हो। जब उनका अटेंडेंट ये देखता है वो चाकू उनके हाथों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहा है। वो उनकी ओर जाने लगता है, लेकिन एम्परर कहते हैं कि मेरे करीब मत आओ। बायन चिल्लाते हुए कहती है कि माँ, मुझे अपने साथ ले जाओ माँ, मैं यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती। नहीं माँ, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एम्परर कहते हैं बायन, मैं यही तुम्हारे पास हूँ बायन। लेकिन बायन अब भी रोते हुए बस अपनी माँ को पुकार रही है। एम्परर बायन को अपनी आंखें खोलने को कहते हैं। वो वही उसके साथ है। वो उसको अपनी आंखें खोलकर उनको देखने को कहते हैं। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने आने में देर कर दी? अब से ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ मुझे देखो, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। क्या तुम मुझको आवाज़ नहीं लगाओगी? बायान, मेरा नाम लो, मैंने तुम्हें पिछली बार ही सिखाया था। धन कॉमन लैंग्वेज में सन, सेक्रेट लैंग्वेज में फर्स्ट। मेरा नाम लो बायान, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तभी बायान कहती है धन, योर मैजेस्टी। ये सुन एम्परर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये मैं ही हूँ। दूसरे दिन बायान को होश आता है। कुछ बहुत ही वार्म फील कर रहा है और ये खुशबू बिना पीछे देखे ही वो समझ आती है कि एम्परर उसके साथ सो रहे हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? उनको तो किसी दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ होना चाहिए था और उसको कैसे एम्परर के आने का पता नहीं लगा? वो यहाँ क्यों आए? वो मुड़कर उनको देखती है। वो बहुत ही गहरी नींद में है, लेकिन दूसरे दिन तो वो हमेशा इस वक्त तक उठ जाते थे और वो इतने पेल क्यों दिख रहे हैं? वो देखती है कि उनके गाल में कुछ लगा है। जब वो अपने हाथों को देखती है तब वो और भी ज़्यादा शॉक रह जाती है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं। आखिर इतना खून आ कहाँ से रहा है? लगता नहीं है कि ये उसका खून है, जिसका बस एक ही मतलब हो सकता है। जब वो ब्लैंकेट हटाकर देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, योर मैजेस्टी। ये सुन सुयन और अटेंडेंट अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ मैट्रेस में बहुत ज़्यादा खून है। अटेंडेंट दौड़ते हुए अंदर जाता है और वो देखता है कि एम्परर बहुत ही सारा खून लॉस कर रहे हैं। वो तुरंत रॉयल फिजिशियन को बुलवाने को कहता है। जब तक रॉयल फिजिशियन वहाँ ना आ जाए वो उनका ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करेगा। वो उनके हाथ के चोट में एक पाउडर लगाता है। कुछ ही देर में रॉयल फिजिशियन वहाँ पहुँचता है। वो पूछता है कि एम्परर कहाँ है। अटेंडेंट उसको एम्परर को दिखाता है और बताता है कि उसने अभी कुछ ब्लड स्टॉपर्स और उनका हाईएस्ट क्वालिटी रियोना उन पर यूज़ करा है। फिजिशियन कहता है कि रियोना से कुछ नहीं होता, मुझे उनको देखने दो। रियोना वही सीओ की पावर से बनाया गया दवा है। फिजिशियन एम्परर का इलाज करने लगता है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या उनमें कोई इंप्रूवमेंट दिख रही है। तभी रॉयल फिजिशियन कहता है कि क्या ये तुमको कोई छोटी सी चोट जैसा दिखता है? आखिर तुमने इनको इस हाल में पहुंचने कैसे दिया? क्या तुम ये बात भूल गए कि जब उनको कोई चोट लगती है तब एम्परर का मैडनेस भी वापस आ जाता है? तुम्हारी इस हरकत से हर मैजेस्टी बायान तक खतरे में पड़ सकती थी। म्योंगा सोचता है कि वो बात को वहाँ तक सोच नहीं पाया। बस अगर कल रात उसने उनकी चोट का अच्छे से इलाज करवा लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। कल के हादसे के बाद एम्परर बायान को लेकर वापस जा रहे थे जब म्योंगा कहता है कि जाने से पहले क्यों ना वो अपनी हाथों का इलाज करवाए, लेकिन एम्परर कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुयन पूछती है कि क्या उनको अभी एम्परर का घाव का इलाज नहीं करवाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि एम्परर का माइंड चेंज करना आसान नहीं है। अगर उनको पहले इलाज करवाना होता तो वो खुद अब तक कह चुके होते। युद्ध भूमि में वो इससे कई खतरनाक और बुरे घाव को लेकर लड़ा करते थे। उनको कोई भी नहीं रोक पाता था। उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। वो बस अब इतना होप कर सकते हैं कि वो लोग सुबह जल्दी उठ जाए ताकि उनका इलाज हो सके। उसको लगा था कि सुबह तक इंतज़ार करना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको नहीं पता था कि वो कट इतना गहरा है। उसको एम्परर पर इलाज करवाने को और भी ज़्यादा प्रेशर डालना चाहिए था। रॉयल फिजिशियन कहता है कि उनका ब्लीडिंग उनके चोट से भी बड़ी प्रॉब्लम है। तभी बायन कहती है कि मुझे एक चाकू या फिर कोई और शार्प
शार्प ऑब्जेक्ट लाकर दो। म्योंगा जब उसको पूछता है कि क्या, तो वो कहती है कि मुझे वो चाकू दो। म्योंगा कुछ वक्त सोचता है और फिर वो बायन को एक चाकू थमा देता है। रॉयल फिजिशियन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बायन उसको साइड में धकेल देती है और वो एम्परर के पास जाना चाहती है। वो उस चाकू को हवा में उछालती है। रॉयल फिजिशियन ये देख काफ़ी शॉक है। बायन ने अपना ही हाथ काट दिया है। वो एम्परर का हाथ लेती है और अपना खून को एम्परर के हाथ में गिराने लगती है। कुछ ही वक्त में उनका चोट भर जाता है। रॉयल फिजिशियन और म्योंगा ये देख काफ़ी सरप्राइज है। जैसे ही बायन का खून ने उनके घाव को छुआ, वो तुरंत ही ठीक हो गया। बायन अपना खून उनको पिलाना चाहती है। वो एम्परर को अपना मुंह खोलने को कहती है। एम्परर को अभी इसी वक्त उसका खून पीना ही होगा, लेकिन उनका मुंह बंद है। तभी म्योंगा उसकी मदद करने को वहाँ जाता है। वो रॉयल फिजिशियन को एक्यूपंक्चर कर उनका मुंह खोलने को मदद करने को कहता है। फिजिशियन ऐसा करने को जा ही रहा था कि तभी बायन कहती है कि नहीं, वो लोग उसको ही वो करने दें। रॉयल फिजिशियन कहने लगता है कि एक्यूपंक्चर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन म्योंगा कहता है कि बायन जो करना चाहती है उनको उसको वो करने देना चाहिए, क्योंकि वो एक सीओ है और उसके पास हीलिंग पावर्स है। लेकिन रॉयल फिजिशियन को सीओ के पावर्स में विश्वास नहीं है। एम्परर के लिए अभी वो रिलायबल नहीं है। म्योंगा कहता है कि क्या उसने नहीं देखा कि उनके हाथ कैसे ठीक हुए। रॉयल फिजिशियन कुछ नहीं कह पाता। तो ये क्या सच में सीओ का पावर है? ज़्यादातर सीओ के रोना का पावर बस बाहर ही होता है और अंदर के घाव वो नहीं भरते। अगर कई सारे सीओ ने मिलकर बनाया हुआ सबसे हाई क्वालिटी का रोना भी देखा जाए, तब भी उसका असर ऐसा ही होता है। उसने खुद कई साल तक इस बात के ऊपर रिसर्च करा है, लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ा गहरा घाव भी बस सीओ की पावर से बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो गया, और वो ये सब अपने खून से करती है। उसने ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी थी। आखिर बायान का ये इमेंस पावर आता कहाँ से है? एम्परर का घाव तो भर चुका है, लेकिन वापस होश में आने को उनको बायान का खून पीना होगा। अब एक ही चीज़ है जो कि वो कर सकती है। बायान अपनी टंग को ही अपने दांतों से काट लेती है। उसको ऐसा कर बहुत ही दर्द होता है। उसने खुद को काट कर खून निकाल लिया है। यही वो एक रास्ता है जो कि बायान के पास है। वो कहती है, प्लीज़ योर मैजेस्टी, अपना मुंह खोलिए। वो जाकर उनको किस करती है और ऐसा करते हुए वो अपना खून अपनी मुंह से उनको पिलाती है। दूसरे ही पल एम्परर अपनी आंखें खोल लेते हैं और बायान का नाम लेते हैं। ये देख बायान काफ़ी खुश होती है और रॉयल फिजिशियन को एम्परर को चेक करने को कहती है। वो पीछे हट जाती है जब म्योंगा और फिजिशियन एम्परर को चेक करते हैं। फिजिशियन उनको खुद को खतरों से दूर रखने को कहता है। उन्होंने ऑलमोस्ट उसको एक हार्ट अटैक दे दिया। एम्परर पीछे बायान को देखते हैं। वो अपना हाथ बढ़ाकर उसको बुलाते हैं। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही एम्परर कहते हैं कि उनका हाथ दर्द कर रहा है, वो तुरंत उनके पास चली जाती है। एम्परर तभी उसको पकड़ लेते हैं। वो बायान से पूछते हैं कि क्या हुआ। बायान कुछ कहने लगती है। एम्परर सोचते हैं कि क्या उसको कल रात का सब याद है। क्या उसको याद है कि उनके हाथों का चोट उसी की वजह से हुआ है। लेकिन बायान कहती है कि अगर वो सुबह थोड़ा पहले ही उठ जाती तो एम्परर उतना ज़्यादा ब्लीड नहीं करते। ये सुन एम्परर समझ जाते हैं कि बायान को कुछ भी याद नहीं है। उसको याद ना होना ही बेहतर रहेगा। वो बायान को उनको देखने को कहते हैं। बायान पूछती है कि क्या वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे उतना सारा खून दिया तो क्या मैं ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन बायान कहती है कि उसको नहीं पता, उसको बस बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है। तुम्हारी हीलिंग पावर्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो मेरी मैडनेस को तक ठीक कर सकते हैं। खुद पर यकीन करो। बायन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब वो खुद को समझ रही है। उसको एम्परर को खोने को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उसको डर था कि वो उनको हमेशा के लिए खो बैठेगी। एम्परर कहते हैं कि मैं यही तुम्हारे पास हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। ये बात याद रखना। अगर अभी तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकती तो फिर वो भी ठीक है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हें वो कॉन्फिडेंस दूंगा जो तुमको चाहिए। अगर तुम बहुत कमज़ोर भी हो तो भी मैं तुमको स्ट्रांग होने को हेल्प करूँगा। तुम्हें बस हंसना, रोना और सोना है, हमेशा मेरी बाहों में। मुझे बस इतना ही चाहिए। बायान रोते हुए अपना सर हिलाकर कहती है कि वो उनकी बात समझ गई। उसका चेहरा रोकर लाल हुआ, नाक, उसके बाल, ये सब मेरा है, बस मेरा, हमेशा के लिए, और मैं उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।